हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन इन ए इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन का क्या मतलब है कि किसी भी एक इंक्लाइंड पर कोई अगर बॉल को हम प्रोजेक्ट करें, जो भी वो मोशन करती है उसे ही हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बारे में जान लेते हैं कि हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ एनिमेशन बच्चों वाले आपको दिखाए जाएंगे। इंक्लाइंड प्लेन होता क्या है कि हाँ, कोई पहाड़ी पर आप खड़े हैं जो कि इंक्लाइंड है ज़मीन से, उस पर आप कोई बॉल या कोई पत्थर प्रोजेक्ट करते हैं, वो जिस प्रकार का मोशन करता है और उस पर जो सवाल पूछे जाते हैं उनके हमें जवाब देने पड़ेंगे। जैसे कि ये, तो आपके साथ कोई भी व्यक्ति हो, वो आपसे पूछ दे भाई साहब की रेंज चेंज क्या है, पहले मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। तो पूछ दे कि भाई साहब कितनी दूर ये बॉल जाकर गिरी, तो रेंज पूछ सकता है, मैक्सिमम हाइट पूछ सकता है कि एच मैक्स बताइए, है ना, टाइम पूछ सकता है। जो ग्राउंड टू ग्राउंड वाली प्रोफाइल में हमसे सवाल किए जा रहे थे वही यहाँ पर भी सवाल किए जाएंगे। ठीक है, तो ये तो खेल हो गया बच्चों वाला, और जो भी हमें समझना था आज जो भी हमें कंप्लीट करना है उसके बारे में थोड़ा हो गया। अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा फिजिक्स में एक चीज़ थोड़ी आपने नोटिस करी होगी, फिजिक्स आपको धीरे धीरे अपग्रेड कर रही है, यानी कि आपको सोचने का नए नए तरीके दे रही है, थोड़ा और ओपन कर रही है, आपको ओपन माइंडेड बनाने की कोशिश कर रही है। कैसे ये मैं कह रहा हूँ, आपको सबसे पहले तो बहुत फंडामेंटल लॉ ही फिजिक्स ने बताया कि काइनेमेटिक में सिर्फ आपको मोशन को स्टडी करना है। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं और केवल उसी प्रॉब्लम्स पर ही आपका फोकस है, तो आप उस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ये बहुत फंडामेंटल थ्योरम थी। उसके बाद पता चला, थोड़ी आगे की बात करें, जैसे फ्री फॉल हम लोगों ने पढ़ा, हमने बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका, तो फिजिक्स ने कहा भाई इसके मोशन को स्टडी कर। फिर उसने थोड़ी देर बाद कहा, थोड़े आगे बढ़े कि थोड़ा एंगल और बना ले, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बीच में कुछ एंगल बनाकर बॉल फेंक। फिर एक हमें 2D मोशन प्राप्त हुआ, फिर क्या उसको स्टडी कर। अभी सीन क्या आया है, अभी सीन आया है कि किसी इंक्लाइंड पर बॉल को फेंक, तब क्या कंडीशन बनती है उसको हमें स्टडी करना है। तो धीरे धीरे फिजिक्स आपको अपग्रेड कर रही है, धीरे धीरे खोलने का प्रयास कर रही है। भाई खुल जा, थोड़ा अच्छा सीख ले। तो मैं इंक्लाइंड प्लेन में जो फिजिक्स चाहता है, मैं आपको सोल को मैं बताने की कोशिश करूंगा। मैं जो इल्यूजन है इंक्लाइंड प्लेन का उससे हटकर। तो सबसे पहले आप मेरा वो देखिए, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो सोल की मैंने बात करी है, फिजिक्स की सोल की बात करी थी, मैं उसकी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आपको ग्राउंड टू ग्राउंड पता होगा। अच्छा यार, जब ग्राउंड टू ग्राउंड की प्रोफाइल के हम लोग सवाल कर रहे थे तब आपको 3 चीज़ें दी जाती थी। वो चीज़ें क्या थी? आपको ux दिया जाता था, uy दिया जाता था और ay दिया जाता है। इनका कहने का क्या मतलब? ux मतलब वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, और वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड की तरफ एक्सेलरेशन आपको दिया जाता है, जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन था। तो मैंने आपसे कहा था अगर ये चीज़ आपको दी जाए तो आप ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू टावर, किसी भी प्रकार का प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर कोई प्रोजेक्टाइल ऐसा फेंका जाता है ग्राउंड टू ग्राउंड, v वेलोसिटी उसकी हुआ करती है और थीटा एंगल बना रहा होता है। तो थीटा एंगल, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा, और g तो नीचे लग ही रहा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा? 2u अपॉन मॉडुलस से h मैक्स u y स्क्वायर अपॉन 2a। पहले से लिखा है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, एनिमेशन में हूँ तो कैच नहीं कर पा रहा हूँ उसको। खैर, तो आपको ये सिंपल सी बात है, पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये होता है 2u, मतलब हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट अपने वर्टिकल मोशन की मदद से देखते हैं, मतलब जो y एक्सिस पर जो भी शैडो बन रही थी टॉर्च लगा कर दिखाया उसकी मदद से। ओके, यू नो यार, यू गॉट इट, आपको पता है। तो रेंज का फॉर्मूला u cos टू t, सिंपल है भाई। अब फिजिक्स में थोड़ी आपको अपग्रेड करता है, कहता है अगर मैं आपको एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में भी दे दूं, अगर आपको एक्सेलरेशन में x डायरेक्शन में भी दे दूं, इस डायरेक्शन में, तो क्या आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे? कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात हमारे लिए सॉल्व करने में? जब इस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन था तो कौन सी बड़ी बात थी हमें सॉल्व करनी? इस डायरेक्शन में आ गया तो भी कोई हमें दिक्कत नहीं होने वाली। ax अगर है आपके पास, x डायरेक्शन में भी आपके पास एक्सेलरेशन है। अब ये मत पूछना कैसे एक्सेलरेशन आया, ये तो मान लिया था कि डाउनवर्ड ग्रेविटी की वजह से हमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी वजह से एक्सेलरेशन प्राप्त हो रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस कर रहा है? तो काइनेमेटिक्स अभी थोड़ी देर मैंने बात करी कि आपको नहीं परेशान होना है कि कहाँ से कैसे क्या होता है, सिर्फ आपको मोशन देखना। मैंने कहा कि एक्सेलरेशन है तो बस। अच्छा, तो अगर आपको एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में भी दिया जाए, जैसे कि आपको ux दिया जाए, जो कॉमन चीज़ें uy और ay और ax दिया जाए, तो आपका प्रोजेक्टाइल कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा।
इस प्रकार का दिखाई देगा, क्योंकि आपके पास दोस्तों अगर आप u से फेंकते हैं, u वेलोसिटी फेंकते हैं तो थीटा u कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट u साइन थीटा, इस तरफ भी एक्सेलरेशन है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो हम लोग y से ही देखेंगे, तो 2u अपॉन ए वाई, एच मैक्स भी हम लोग y के पास जाएंगे, ठीक, एच मैक्स भी हम लोग y पास, तो फॉर्मूले वो सिंपल ही रहेंगे क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट एच मैक्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि इनको प्रोड्यूस करने का कारण कौन है, अपना y वेलोसिटी का y कंपोनेंट। u साइन थीटा पर कोई फर्क पड़ेगा ax के आ जाने पर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा u साइन थीटा पर, क्योंकि u साइन थीटा तो देखो दोनों जो कंपोनेंट हम लोगों ने करे थे, मैंने कहा था 2D मोशन को हम लोग 1D मोशन की तरह पढ़ेंगे, और जिससे ये टू डायमेंशन मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशन मोशन है, तो उसको हमने ये 1D मोशन कर लिया, ये 1D मोशन कर लिया, और दोनों इंडिपेंडेंट है अपने दूसरे से, लेकिन टाइम से रिलेटेड है एक तरह से, बस और कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, एच मैक्स का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, चेंज होगा तो दोस्तों रेंज का फॉर्मूला चेंज होगा। रेंज का फॉर्मूला क्यों चेंज होगा? क्योंकि पहले क्या था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था। अगर मैं पीछे जाऊं तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, तो u cos थीटा हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट तक u cos थीटा बना रहता था, तो रेंज इक्वल टू u cos थीटा इंटू t हो जाता था। लेकिन अभी भाई साहब एक्सेलरेशन है दोस्तों, अभी क्या है, एक मिनट, अभी एक्सेलरेशन है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या फॉर्मूला लगेगा भाई साहब, लगेगा ux t माइनस, मैंने वैल्यू रख दी, चलो कोई नहीं, ax रखना पड़ेगा, तो टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला लगेगा रेंज के लिए। तो अगर मैं आपसे कहूँ क्या इस प्रकार के सवाल लगा पाओगे, अगर आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन दे दिया जाए, क्या आप सवाल लगा पाओगे? भाई साहब लगा पाएंगे, बिल्कुल सिंपल प्रोफाइल है। अगर मैं कहता हूँ कि तू ये लगा पाएगा तो इंक्लाइन प्लेन तेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसी ये मैंने कहा ना सोल है, इंक्लाइन प्लेन की छोटी सी सोल है। बस फिजिक्स ये चाहता है कि आपको अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे दिया है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे दिया है, तो आप किस प्रकार सॉल्व करेंगे। और मैं कहता हूँ कि आपको किसी एक प्लेन में इस तरह से बहुत सारे फोर्स लग रहे हो, आपके ऑब्जेक्ट थ्रो करा, ऐसे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। बहुत सारे फोर्स लगने का मतलब कि ये सारे फोर्स हैं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर। क्या आप तब भी लगा पाएंगे सवालों को? क्या आप तब भी लगा पाएंगे सवालों को? भाई साहब क्यों नहीं लगा पाएंगे? हम तुरंत कंपोनेंट कर देंगे, इसका कि एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कर लेंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट कर लेंगे, इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कर लेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट कर लेंगे, तो और उन सभी को जोड़ देंगे। जो हमारा x में नेट एक्सेलरेशन आएगा उसको मैं यहाँ पर रख दूंगा ax की जगह, और y में जो नेट एक्सेलरेशन आएगा तो वो ay में रख दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। अब याद रखना मैंने अभी कहा कि एक प्लेन में आपके बहुत सारे फोर्स लग रहे हो, जिस प्लेन में प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है उसी प्लेन में बहुत सारे फोर्स लग रहे हो। अगर किसी और डायरेक्शन लग रहा है वो 3D मोशन हो जाएगा, लेकिन 3D अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला कि फ़र्क नहीं पड़ता कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है। मान लीजिएगा आप ऐसी दुनिया में हैं, आप किसी मंगल तो नहीं, मंगल में तो ग्रेविटी ऐसी ही लगती है। अब ऐसी मतलब कोई इमेजिनरी दुनिया है जहाँ पर मैं गोला बना देता हूँ, ये गोला है और ये सरफेस है, और एक्सेलरेशन हमेशा इस डायरेक्शन में लगता है, हमेशा तिरछा। जैसे हम लोग यहाँ खड़े हैं, अभी इधर काम कर रही ग्रेविटी, लेकिन किसी ग्रह पर इस तरह काम करें कि हम लोग ऐसे कैसे बताओ यार कि अगर ये पेन छोड़ा जाए तो ऐसा जाए तो इस तरह के ग्रह पर भी आप हैं और ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, उसको भी आप अच्छी तरह एनालाइज कर पाएंगे, क्योंकि आप उस एक्सेलरेशन के भी कंपोनेंट कर लेंगे और एक्स वाई अपनी एक्स वाई एक्सेस मानते हुए उन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो मैंने बातें करी हैं, इससे आपको आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प, मतलब समझ, थोड़ा दिमाग खुला होगा या खुल के सोचने का मौका मिला होगा कि हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सेलरेशन अगर किसी डायरेक्शन में आया था हमें फंडे पता है। अच्छा, अब लौट आते हैं इंक्लाइंड प्लेन पर। तो इंक्लाइंड कुछ इस प्रकार का होता है ना, ऐसा दिखाया जाता है। इंक्लाइंड मतलब ज़मीन से जो हॉरिजॉन्टल हमेशा अपना यही रहता है, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल रहता है दोस्तों, और जो वर्टिकल ये हमेशा वर्टिकल रहता है, मतलब ग्रेविटी डायरेक्शन हमेशा वर्टिकल रहती है। ओके जी, तो ये आपके कुछ फेंका गया ऑब्जेक्ट, तो मान लेता हूँ यू से फेंका गया। क्या मैंने इसका एनिमेशन बनाया है? हाँ ठीक, ओके। तो थीटा से फेंका गया है ना दोस्तों ना, थोड़ा सा अभी सोचने वाला काम आ चुका है, अभी सोचने वाला काम आ चुका है। ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसका एंगल है थीटा, और इंक्लाइंड प्लेन से या हॉरिजॉन्टल से
अल्फा एंगल से एक किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया यू वेलोसिटी से फेंका गया। आई एम स्लो बट मैं सोच रहा हूँ एनिमेशन था उसमें, ठीक कोई बात नहीं। तो यू वेक्टर से थ्रो करा गया कोई इंक्लाइंड प्लेन पर किसी ऑब्जेक्ट को, और हम लोग अपनी सहूलियत के लिए इसे x और इसे y मान रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा कर रहे हैं। अपनी सहूलियत के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इसे भी x और y, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को x y मान सकते हैं, कोई पाप नहीं हो जाएगा। लेकिन हाँ, अपनी मदद के लिए थोड़ा अपने आप को थोड़ा आसानी है ना, हम लोग आसान रास्ता ढूंढते हैं। तो आसान रास्ता कि एक्स वाई को हम लोग इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलली हम लोग एक्स को माने और उसके जस्ट वर्टिकली हम लोग वाई को माने। ओके जी। तो अगर हम लोग वेलोसिटी के कंपोनेंट करें तो इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी यू, ये वाला एंगल कितना होगा दोस्तों, क्योंकि एक्स डायरेक्शन कर रहे हैं तो होगा अल्फा माइनस थीटा, तो यू कॉस अल्फा माइनस थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, यू साइन अल्फा माइनस थीटा। अच्छा, आपको पता है कि जी किधर लग रहा है दोस्तों, जी लग रहा है इधर डाउनवर्ड। अगर जी के भी हम लोग कंपोनेंट करें तो क्या पिक्चर दिखाई देगी, इस प्रकार का ये थीटा एंगल होगा, देख लेना भाई यहाँ करके। तो ये होगा जी कॉस थीटा, क्योंकि जी इधर है, और एक्स डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होगा जी साइन थीटा, जी साइन थीटा। अच्छा, इससे अगर हम लोग लिखना चाहें कि हमें लिखा है ए एक्स डायरेक्शन हमें एक्सेलेरेशन दे रखा है माइनस जी साइन थीटा, जैसा कि आपको दिखा है। ए वाई में एक्सेलेरेशन दे रखा है जी कॉस थीटा। यू एक्स हमें दे रखा है, मैंने यू एक्स लिखना चाहिए, यू एक्स और यू वाई। यू एक्स हमें दे रखा है यू कॉस अल्फा माइनस थीटा दोस्तों, और यू वाई यू साइन अल्फा माइनस थीटा दोस्तों। तो ये जो चारों चीज़ें आपको मिल गई हैं, ये चार चीज़ें आपको मिल गई हैं। क्या आपको फॉर्मूला लिखने में कोई दिक्कत होने वाली है दोस्तों? देखो मैंने लिख रखा था नहीं, वही मैं कहूँ। हाँ, तो वही चीज़ें लिखिए जो एनिमेशन भाई मैं अपना साफ कर देता हूँ, तो जो लिखा रखा है उससे काम चलाओ दोस्तों। ओके, तो ये हमारे पास यू वाई यू एक्स ये सारी चारों चीज़ें आ गई जो हमें चाहिए थी, प्लस साइन कन्वेंशन जो अपना पहले वाला है वो वही हम लोगों ने फॉलो किया है। अब मैं आपसे कहूँ कि आप टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लिख दो, तो t इज इक्वल टू 2u/y मॉडुलस a/y। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला चेंज हुआ? ना, नहीं चेंज हुआ, क्योंकि y हमने अभी, हाँ एक मिनट, इस पिक्चर को, ऊपर वाली पिक्चर को मैं यहाँ बना लेता हूँ, एक्स वाई एक्स और y दोस्तों। क्या अब कहानी पहले ही वाली हो गई है कि u से फेंका था, ये एंगल अल्फा माइनस थीटा है, u कॉस अल्फा माइनस थीटा, u साइन अल्फा माइनस थीटा। देखो, इसलिए हम लोगों ने एक्स वाई माना था, क्योंकि हमें वो फंडामेंटल जो अभी मैंने सोल वाली बात करी थी, ये मैं यहाँ पर मैं आपको लेके आना चाहता था। क्योंकि अब सीन कैसा हो गया, देखो इस तरफ भी एक्सेलेरेशन है ए एक्स डायरेक्शन में और ए वाई डायरेक्शन में, और मैं बता चुका हूँ इसके सवालों किस प्रकार सॉल्व करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो t इज इक्वल टू, क्या लिखा है, नहीं लिखा, t इज इक्वल टू 2, अभी लिखा था 2 नहीं यार, 2u/y अपॉन मॉडुलस ऑफ a y। तो t इज इक्वल टू 2u/y का फॉर्मूला, u y क्या है, u साइन अल्फा माइनस थीटा अपॉन g क्या था, g था कॉस थीटा था, g कॉस थीटा, हाँ माइनस जी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा मॉडुलस लगाए तो जी कॉस थीटा लिखेंगे दोस्तों। एच मैक्स क्या होगा, एच मैक्स होगा यू वाई स्क्वायर, तो यू वाई स्क्वायर मतलब यू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा अपॉन 2g कॉस थीटा। एच मैक्स का फॉर्मूला कुछ भी चेंज नहीं होता है दोस्तों, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमने y मान रखा है इस तरफ, और एक्सेलेरेशन के जो अब अगर मैं ग्रेविटी दिखाना चाहूँ, ग्रेविटी कुछ इस प्रकार की है। अभी मैं दुनिया वाली बात कर रहा था, वही दुनिया पहुँच गए हम लोग, क्योंकि हमने एक्स वाई को थोड़ा टिल्ड कर दिया, तो हमने इस प्रकार से इसको यहाँ ए वाई कर दिया, ए एक्स और ये ए वाई, इससे कंपोनेंट कर लिए, और एच मैक्स। क्या आर चेंज होगा? क्या बात, बार बार वही सवाल पूछ रहा, अच्छी बात नहीं होता भाई साहब। आर बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि ग्रेविटी है अब एक्स डायरेक्शन, तो ये आर है, तो आर क्या होगा भाई साहब, यू एक्स टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ जी साइन थीटा इंटू टी। तो ये अपने पास रेंज का फॉर्मूला आता है, लेकिन ये रेंज का फॉर्मूला अच्छा नहीं, थोड़ा और सॉल्व करते हैं।
तो रेंज अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन जो कि ये होता है, ये अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, ये रेंज की बात कर रहे हैं, इस रेंज की बात हो रही है दोस्तों, ये वाले रेंज की। ओके, तो एक्स ये आपको दिया गया था। अब आप यहाँ पर टी की वैल्यू रखेंगे। जब आप टी की वैल्यू रखेंगे, टी की वैल्यू रखेंगे तो इस प्रकार से रिजल्ट आगे बढ़ता चला जाएगा और सॉल्यूशन हमारे पास क्या निकल के आता है देखते हैं। एनिमेशन है मैंने पहले ही करके रख दिया था, कौन कैलकुलेशन करे रियल टाइम में। तो ये हमारे पास निकल के आया रेंज का फॉर्मूला, रेंज का एक बढ़िया फॉर्मूला निकल के आया। अच्छा, ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, भैया आपने भी कैलकुलेशन नहीं करी तो पेपर में तो बहुत कठिन हो जाएगा। वैसे नहीं होगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट एक नंबर में आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, और यूएक्स भी कहीं ना कहीं आप कंपोनेंट करके नंबर में ही दिया जाएगा, तो सॉल्यूशन करना आसान होगा। लेकिन फिर भी कठिन तो है, ये बात तो माननी पड़ेगी। तो कुछ जो अल्टरनेटिव है रेंज निकालने की, वो हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, तो अल्टरनेटिव क्या है, मैं दोबारा ये सारी चीज़ें नहीं लिखने पा रहा हूँ। ये सब, ये अल्फ़ा माइनस थीटा था, ठीक है दोस्तों, ये थीटा था, लिखना पड़ेगा लिखना पड़ेगा भाई, लिखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये थीटा दिख नहीं रहा है ना, ओके, ये थीटा है। हाँ, अल्टरनेटिव की मैं बात कर रहा था। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये मैं मान लेता हूँ x, और मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आम दुनिया पर चले जाएं आप, यानी इसे ही y माने और इसे x माने, यानी हॉरिजॉन्टल को आप x माने, वर्टिकल को आप y माने। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अल्टरनेटिव मेथड है, क्योंकि आपने आप जहाँ आपको मदद मिले वहाँ जाओ भाई। अब एक्स वाई हम यहाँ मान ले रहे हैं, कोई बुराई नहीं है। जब हम एक्स इधर और वाई इधर मानेंगे तो जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है, वेलोसिटी को बना रहा है अल्फा, तो इसका जो कंपोनेंट होगा यू कॉस अल्फा होगा। क्या होगा, यू कॉस अल्फा होगा। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट तो टाइम ऑफ, अब बताओ दोस्तों टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सा लिया जाएगा, क्या ये वाला लिया जाएगा, 2u/(g)। भाई साहब फॉर्मूला ये तो आपने वो बोले सोल वाला फॉर्मूला लिख दिया, वो असली वाला लिखो तो असली वाला 2u/(g)। क्या ये वाला फॉर्मूला लिया जाएगा, मैं कहूँ ना, ये टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है। ये वाला टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आप यहाँ नहीं रखेंगे, एक्स वाई वाला नहीं रखेंगे, आपको रखना होगा प्रोजेक्टाइल वाले, जो इंक्लाइंड प्लेन में जो प्रोजेक्ट किया वहाँ का जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकाला था, मैं दिखा देता हूँ। ये वाला जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगाया, इससे जो टाइम निकलेगा, यानी हमें यही टाइम चाहिए, ये वाला टाइम हमें चाहिए, इतना गिरा, और वो टाइम कितना होगा वो उस फॉर्मूले से निकल के आएगा। तो यहाँ तक पहुँचने का टाइम कहाँ से निकलेगा, ये वाला टाइम नहीं होगा दोस्तों, ये तो फंडामेंटल, ये तो हो ही गए। अगर जी अगर वही लेते हो आप इंक्लाइंड प्लेन वाले, तो टी हमें वो वाला टी का आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अच्छा, अब हमें x1 तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए r, लेकिन हमें ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत आती है। तो cos θ = x1/r, x1/r। तो r = x1 sec थीटा, x1 की वैल्यू रख दोगे तो r = u cos अल्फा इंटू टी, और मैंने t की वैल्यू तो नहीं रखी हुई, u cos अल्फा इंटू टी। हाँ, मैंने x की वैल्यू रख दी। अब sec थीटा इंटू sec थीटा, अब cos अल्फा sec थीटा काट मत देना, अलग अलग है भाई, अल्फा का एंगल है, ये थीटा एंगल है ना, जो उसमें बता जाना 1/cos थीटा इंटू sec थीटा 1 होता है। हाँ 1 होता है, लेकिन यहाँ अल्फा या थीटा। ओके, तो इसकी मदद से भी आप रेंज निकाल सकते हैं, जो कि काफ़ी आसान रहेगा, उस मेथड से काफ़ी आसान है। एक और तरीका है निकालने का, आप ये पैराबोला है, आपको पता है पैराबोला, आपको पता है एक्स वाई हम लोग को वही मान जो अपने पुरानी दुनिया वाले एक्स वाई मानेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्स वाई मानेंगे। तो ये अगर एक्स को वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, ये वाले जहाँ पर टकरा रहा है ये ऑब्जेक्ट, तो इसका जो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन क्या होगी पैराबोला की, तो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन होगी तो y = x tan थीटा माइनस हाफ g x² u² cos² थीटा। और इस लाइन की क्या होगी इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, tan थीटा = y/x। आई एम राइट, हाँ ये y है और ये x, अगर ये x, y है तो x = y = x tan थीटा। तो ये y आया हमारे पास और ये भी y बराबर आया। जब y बराबर में x थीटा रखे तो एक x कट जाएगा, एक x tan थीटा, यहाँ पर अल्फा होगा यार, आज मैं गलतियाँ कर रहा हूँ। अल्फा क्यों होगा, अल्फा क्यों होगा कि यहाँ से हम लोग एंगल मार रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना एक्स वाई में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इसलिए यहाँ पर अल्फा होगा, तो ये थीटा होगा। जब यहाँ पर रखेंगे
तो वाई 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 बराबर एक्स टेन थीटा रखें तो एक एक्स कट जाएगा और जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आपकी रेंज निकालने में मदद करेगी, है ना। तो इस पर इसके दो अल्टरनेटिव हो गए आपकी रेंज निकालने के, अगर आप उसको आपको ये सुंदर सा फॉर्मूला ख़राब लग रहा है तो। अच्छा, मैक्सिमम रेंज ये आपका फॉर्मूला आया था। मैक्सिमम रेंज क्या होगी, देखो थीटा तो वेज का एंगल था, मतलब इंक्लाइंड प्लेन का एंगल था, वो तो कांस्टेंट रहना, ये भी कांस्टेंट रहना है, यू तो कांस्टेंट रहना ही है, सारी चीज़ें कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, सिर्फ ये चीज़ वेरिएबल है क्योंकि अल्फा बदल सकता है, क्योंकि आप एंगल बदल सकते हैं। किस आपके पास एक निश्चित ताकत है कि आप 10 मीटर पर सेकेंड से किसी ऑब्जेक्ट को फेंक सकते हैं, किसी इंक्लाइन पर खड़े होकर, बस आपको एंगल डिसाइड करना है कि किस एंगल पर फेंके मैक्सिमम जाए। तो एंगल की बात हो रही है, एंगल आप मूव कर सकते हैं, तो ये चीज़ है वेरिएबल। अब इसका मान साइन थीटा का मान सबसे मैक्सिमम कब होता है, जब π/2 हो, यानी कि π/2 हो, तो मैं लिख दूंगा, थोड़े रिस्पेक्ट दो इस कॉन्सेप्ट को, 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू साइन π/2। तो साइन 2 अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू π/2, अल्फा इज इक्वल टू π/4 प्लस θ/2। तो ये अपना मैक्सिमम, अगर आपको मैक्सिमम हाइट पर मैक्सिमम रेंज एक्चुअली चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, π/4 प्लस θ/2 पर आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, जहाँ थीटा क्या है, इंक्लाइंड का एंगल है। अब किसी भी समझदार बच्चे को एक चीज़ थोड़ी सी क्लिक करी होगी, भाई साहब थीटा अगर 0 कर दिया जाए, मतलब जो वेज है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल के पैरेलल कर दिया जाए, जहाँ से फेंका जा रहा है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर दिया जाए, तो वही वाली बात आ गई कि अल्फा π/4, यानी कि अगर π/4 पर पहले फेंकते तो मैक्सिमम मिलता था, यहाँ पर भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी कि जो अल्फा इज इक्वल टू π/4 प्लस θ/2 एक जनरल फॉर्म है मैक्सिमम रेंज के लिए, एक जनरल फॉर्म है, ठीक है। एक जनरल फॉर्म का मतलब होता है कि हर जगह वैलिड है, तो थीटा अगर 0 रखेगा तो π/4 हमें मिलेगा, और थीटा कुछ भी है तो भी ये चीज़ काम करेगी। अच्छा, तो ये तो एक हो गया, तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये तो 1 हो गया मैक्सिमम के लिए, तो 1 साइन थीटा, थोड़ा और सॉल्व कर दिया जाए दोस्तों, तो जी कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी, ए प्लस बी, उससे माइनस वाला पार्ट कट जाएगा, तो आर इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस, एक लाइन मैंने काट दी है दोस्तों, ठीक है, ज़्यादा घबराना नहीं है। तो ये अपने पास रिजल्ट आके आता है, मैक्सिमम रेंज का रिजल्ट आपके सामने निकल के आता है। ये आप याद भी रख सकते हैं, मैं कहता हूँ याद मत रखो, क्या करोगे याद रख, कितने फॉर्मूले बने, क्या क्या याद रखोगे। अच्छा, अब यार मैक्सिमम रेंज पर चर्चा कर ली जाए, मैक्सिमम रेंज पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए, क्योंकि वैसे इतनी चर्चा है और कोई चर्चा है। हाँ, अब एक बहुत बढ़िया एक ऑब्जर्वेशन है यार, एक बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है कि मान लीजिए कि कोई वेज है, ऐसा वेज में नहीं कहना चाहूँगा, मैं इंक्लाइंड प्लेन कहना चाहूँगा, वहाँ से अगर आपको मैक्सिमम रेंज पर फेंकना है तो जो इफेक्टिव ग्रेविटी है, इफेक्टिव ग्रेविटी की डायरेक्शन है, जैसे मान लो जी इस तरह पे होता है, अपनी दुनिया हम लोग हैं, अगर उसके आप बीच में फेंकेंगे, जस्ट बीच में भी इफेक्टिव ग्रेविटी और जो इंक्लाइंड प्लेन का जो सरफेस है उसके जस्ट बीच, जैसे कि ये यहाँ पर अगर मैं, अरे यार यहाँ लगा तो है, मैं क्यों ऐसा समझा रहा हूँ जैसे ये जी डायरेक्शन है और ये इंक्लाइंड प्लेन है, और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हैं, मैक्सिमम रेंज आपको कब मिलेगी, जब आप जस्ट बीच में फेंकते हैं, इफेक्टिव ग्रेविटी और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में जस्ट फेंकते हैं, तो आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी। देखो कैसे, मैं कैसे कह रहा हूँ ये बात, तो मान लीजिए ये कोई एंगल है आपके पास θ1 और ये भी होगा θ1, क्योंकि मैंने कहा अभी भी कहा कि दोनों बराबर होंगे, तो 2θ1 बराबर क्या होगा, π/2 माइनस थीटा, और θ1 बराबर क्या होगा, π/2 π/4 माइनस θ/2, क्योंकि 2 इस तरफ आया, तो θ1 की वैल्यू कितनी है, π/4 माइनस θ/2। अच्छा, अगर ये θ1 है, ये θ1 है, हमारे पास θ1 की वैल्यू आ गई, अगर ये चीज़ है, ये जो है, अगर मैं इसमें और जोड़ दूँ, थीटा और जोड़ दूँ, यानी θ1 प्लस थीटा कर दूँ, तो ये एंगल अपना अल्फ़ा बन जाता है, तो ये अल्फ़ा हो गया। अब इस तरफ भी हमें जोड़ना पड़ेगा θ/2, तो π/4 माइनस θ/2 प्लस θ/2, और अल्फ़ा इज इक्वल टू π/4 प्लस θ/2। वही रिजल्ट हमारे पास निकल के आया, मैक्सिमम रेंज का हमारे पास रिजल्ट निकल के आया, जो कि यहाँ पर निकल गया है। पर कॉन्सेप्ट क्या था, ऑब्जर्वेशन क्या थी, ऑब्जर्वेशन क्या थी कि अगर आप इफेक्टिव ग्रेविटी और इंक्लाइंड जिससे आप फेंक रहे हैं उसके बीच में जस्ट आप बॉल को थ्रो करें तो मैक्सिमम रेंज मिलेगी। ये बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है, ये आपको मदद करेगी बहुत से अच्छे सवालों को सॉल्व करने में चुटकियों में।
चुटकियों में सॉल्व करने में आपको मदद करेगी, कोई कुछ भी झंझट नहीं करना पड़ेगा। और ज़्यादातर ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं ट्रिकी टाइप के, तो ट्रिक्स ही कह सकते हैं इसको कि हाँ अगर आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए तो जो इफेक्टिव ग्रेविटी का मतलब और समझा देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ जगह, ये इसी जगह का इस्तेमाल करके। हाँ, अब इफेक्टिव ग्रेविटी का क्या मतलब, जैसा अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि अगर आपको दुनिया में ऐसी दुनिया में आपको बहुत सारी फोर्स लग रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी एक प्लेन में, जिस प्लेन में आपको ऑब्जेक्ट को थ्रो करना है, उसी प्लेन में बहुत सारे फोर्स लगते हैं, इससे इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। तो आपने कहा भैया कोई भी कितने भी फोर्स लगे हम इसका नेट निकाल लेंगे इस डायरेक्शन में, AX और AY। ध्यान रखें ये जितनी भी फोर्सों की कल्पना हम कर रहे हैं ये सभी एक प्लेन में है, और वो वही प्लेन है जिस प्लेन में हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करने वाले हैं। हाँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, 3D बन जाएगा। अच्छा, तो कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे। तो अगर इसकी इफेक्टिव ग्रेविटी कुछ इस प्रकार की आएगी, यानी इफेक्टिव फोर्स जो ऑब्जेक्ट पर लगा रखेगा कुछ इस प्रकार का आएगा, इस प्रकार का आएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हमें किसी बैज से, मान लीजिए बैज हमारा है, ये बैज क्या कहते हैं, मैं इंक्लाइंड पे फिर से बोलता हूँ, यहाँ से अगर हम फेंकें और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यहाँ पर ये हमें मिलने वाली है, तो हम कहाँ फेंकें कि हमारा जो मैक्सिमम रेंज मिले। तो मैंने बिल्कुल पैरेलली बना दिया, मान लीजिए इस डायरेक्शन में था, तो हमें यहाँ फेंकना पड़ेगा जो हमें मैक्सिमम रेंज मिले, बिल्कुल बीच में। इफेक्टिव ग्रेविटी में समझा रहा था, आपको सीन समझ में आया होगा। अच्छा, अब सीधी सी बात है, अगर किसी जो इंक्लाइंड प्लेन है उसके ऊपर से आप नीचे फेंकते हैं तो किस प्रकार कंडीशन सामने आती है। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल तो हॉरिजॉन्टल ही आता, वो क्या बदलता थोड़ी नहीं। और हॉरिजॉन्टल हमेशा हम अल्फ़ा पे याद रखिएगा, जो हम लोग मानते हैं वो हमेशा वही मानेंगे। जैसे कि उस पहले वाली कंडीशन में भी हम लोगों ने जो थ्रो करा था ऑब्जेक्ट, वो हॉरिजॉन्टल से अल्फ़ा एंगल पर थ्रो करा था। यहाँ पर भी हम लोग हॉरिजॉन्टल से अल्फ़ा एंगल पर ही थ्रो कर रहे हैं, और वो बैज का एंगल हम लोग थीटा ही ले रहे हैं। और थीटा आपको पता है हॉरिजॉन्टल से नीचे है, हॉरिजॉन्टल से नीचे। अगर इस पिक्चर को मैं यहाँ बनाना चाहूँ, ये वाली पिक्चर मैंने यहाँ बना दी, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, अल्फ़ा प्लस थीटा। और ये कंपोनेंट क्या होगा, अगर यू से फेंका गया है तो यू कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा और यू साइन अल्फ़ा प्लस थीटा। और इस तरफ एक्सेलरेशन है आपकी बार इस तरफ है, तो AX इस तरफ होगा, AY तो आपका नीचे ही होगा। और वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी, अगर कंपोनेंट करें जाए करके देख लेना, G साइन थीटा इसकी इस तरफ होगी इस डायरेक्शन में, और इसकी वैल्यू होगी G कॉस थीटा। साइन कन्वेंशन वही रहेगा। और ये सारी वैल्यू आ गई, आपको UX मिल गया, UY मिल गया, AX मिल गया, AY मिल गया, कुछ भी निकाल सकते हैं आप, कुछ भी। और मैं आपकी अगर थोड़ी और हेल्प करना चाहूँ, ये देखो भाई, सारे फॉर्मूले वही हैं। मैंने साफ करना चाहिए ये वाला, हाँ, सारे फॉर्मूले वही हैं। क्या हुआ है, सीन क्या हुआ है दोस्तों, कि जो थीटा था, थीटा की जगह हमें सिर्फ माइनस थीटा रख देना है। पूरे पुराने जो हम लोगों ने सवाल करे हैं उनमें हमें थीटा की जगह माइनस थीटा रख देना, या फिर आप ये भी रख सकते हैं जो एंगल की जगह आप अल्फा प्लस थीटा रख दे दें, वही सारे रिजल्ट आपके आएंगे मैक्सिमम रेंज का। देखो यहाँ पर भी वही चीज़ रिफ्लेक्ट हुई आपके सामने। हाँ, तो ये भी कोई बहुत बड़ी टेढ़ी खीर नहीं थी, बल्कि कुछ भी कोई खास नहीं था, सिर्फ आपको फिजिक्स आता था कि आप वाई एक्सेस में एक्सेलरेशन को डील करना सीखे, तो आपने डील करना सीख लिया है। अभी उससे पहले आपने इस तरफ एक्सेलरेशन लिया था हॉरिजॉन्टल में, आपकी बार इस तरफ ले लिया, दोनों प्रकार की कंडीशन हो गई। बस इस पर मैं डिस्कशन ज़्यादा नहीं करूँगा, कहानी सिर्फ फिर से वही कहानी है, क्या बार बार बात करी जाए। अच्छा, आगे हम लोग बात करेंगे जब इलास्टिसिटी वाले थोड़ी अच्छी चर्चा करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये तो बेसिक जानकारी थी। तो दोस्तों बाय बाय, इतना ही रखते हैं।